हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हम आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक मैथ विद कृष्णा सर में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपसे वादा किया था कि हम लोग क्लास 10th का एक कंप्लीट सिलेबस बैच लॉन्च करेंगे, तो मैं अपने वादे के अनुसार आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास 10th का पूरा जो है 50 दिन 50 मैराथन शुरू करने जा रहे हैं। अब इस 50 दिन 50 मैराथन में होगा क्या, जो आपका क्लास 10th का सिलेबस है उसको हम लोग 50 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट होगा, क्लास फर्स्ट होगा, वो होगा संख्या पद्धति। इसी तरीके से जो है लेक्चर सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, इसी तरीके से टोटल 50 लेक्चर में हम आप लोगों को क्लास 10th का 100% कंप्लीट कराएंगे सिलेबस। उसमें आप लोगों को एक भी डाउट बचने नहीं पाएगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा क्लास 10th में, और आप एक बहुत बेहतरीन नंबर लेके आएंगे अपने बोर्ड में। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो इसका नाम है संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानते हैं, बेसिक सी जानकारी संख्या पद्धति के बारे में। अब देखिए संख्या पद्धति होता क्या है, ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। जैसे हमको पता है कि बहुत प्रकार की संख्याएं होती हैं, जैसे मेनली आपकी जितनी भी संख्या है वो वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब हमको पता है जैसे वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्या होती हैं, जैसे मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि संख्याएं बहुत सारी हैं, आपको पता ही है। तो इन संख्याओं को एक क्रम से अध्ययन करने के लिए एक पद्धति बनाई गई है, उसी को कहा जाता है क्या, संख्या पद्धति। यानी कि जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। यानी किसका सिस्टम, नंबर्स का, उसी को बोला जाता है क्या, नंबर सिस्टम। ठीक, तो जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। ठीक, तो सभी प्रकार की संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है, वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा कौन सा है, काल्पनिक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो हम समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। आप वैसे अंदाजा लगा सकते हैं, जो वास्तव में है वो वास्तविक संख्या है और जो वास्तव में नहीं है वो क्या है, काल्पनिक संख्या। यानी कि जो सपना में सिर्फ आता है, कल्पना में सिर्फ आता है, वो काल्पनिक संख्या है। इसका हम लोग दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं करते हैं काल्पनिक संख्याओं का। ठीक है, तो आइए हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में तो कह ही सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या, काल्पनिक संख्या क्या है, लेकिन हम लोग जो है पढ़ेंगे सबसे पहले कि वास्तविक संख्या मैथमेटिक्स में किस तरीके से डिनोट किया जाता है। उससे पहले वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या पढ़ने से पहले, मैथ पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं। जैसे कि हमने आपसे वादा किया है क्लास 10th का ऐसा कोई भी सब टॉपिक नहीं रहेगा, जो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हम नहीं कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद से जो है 4-5 चीजें करनी होंगी। पहला चीज ये है कि आपको जो है 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए। ठीक है, 2 से लेके 20 तक आप पहाड़ा क्या करें, बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा जरूरत आने वाला है। इसी तरीके से आप भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, आप ये सब क्या करेंगे, याद कर लेंगे। दूसरा काम, इसी तरीके से आपको दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको खुद से सीखना होगा। और वर्ग, वर्गमूल, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। और एलसीएम एचसीएफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। समझ में? इतना अगर आप काम कर लेते हैं, बाकी जितनी चीजें बचती हैं उसके लिए हम हैं। ठीक, तो अब देखिए आपको करना क्या है, इसको सीखना कैसे है। जैसे मान लेते हैं आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, 4-5 में जो पढ़ते होंगे, उनसे आप क्या करिए, उनके साथ मिल के सीख ले सकते हैं। यानी कि ये नहीं करना है कि उनको जाके कह दीजिए कि बाबू हमको सिखाओ कैसे चलता है, ऐसे नहीं। ऐसे करेंगे तो आपको खुद की बेइज्जती हो जाएगी। पता ये चला कि क्या वो कहने लगा आपका छोटा भाई कि अभी भैया आपको ये सब नहीं आता है। आप क्या करिए, उससे जाके बोलिए कि देखो तुमको ये सब आता है कि नहीं। ठीक, और उसके बाद फिर अगर वो कहेगा आता है तो आप उससे सवाल दीजिए और उसको देखिए कैसे कैसे वो लगा रहा है। यानी कि आप ये सब क्या कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया? तो ये सब सीखने के बाद ही आपको ये यहाँ का क्लास अटेंड करना है। तो अब समझिए वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है। ठीक,
तो इसमें हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। सबसे पहले एक हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन। क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। इसको बोलते हैं क्या? संख्या रेखा। संख्या रेखा बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? नंबर लाइन। अब समझिए नंबर लाइन होता क्या है। इस पे बीच में जीरो रहता है। जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे माइनस में संख्याएं रहती है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, डैश 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 करके कहाँ तक रहता है? माइनस इनफाइनाइट। ठीक, इसी तरीके से जब आप इधर देखेंगे तो जीरो होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, इस तरीके से आपका ये जो है प्लस में इनफाइनाइट तक जाता है। इसी को आप बोलते हैं क्या? नंबर लाइन। तो दोस्तों ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब 1, 2, 3, 4 लिखा है बस इससे इतनी संख्या है। इस पे जो है बहुत सारी संख्या है। अगर आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में हजारों संख्या है, लाखों संख्या है। आपको भले नहीं दिख रहा है लेकिन है। कक्षा 9 में अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा किस तरीके से, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे लेके 1.9 तक है। फिर 1.1 और 1.2 के बीच में बहुत सारी संख्या है। अगर मान लेते हैं कह दिया जाए 1/2 यानी 0 और 1 बीच में आएगा। कह दिया जाए 5/2 यानी कि वो 2.5 होता है, 2 और 3 के बीच में आएगा। बटे वाली भी संख्याएं सब क्या है? इसी पे आती हैं। तो अब देखिए होता क्या है, अगर मान लेते हैं जो भी संख्याएं इस नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। समझ आया? और जो संख्याएं इस नंबर लाइन पे नहीं दर्शाई जा सकती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। तो अब देखिए अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, लिखा है 1, 2, 3, 10 लिखा है, 50 लिखा है, 40 लिखा है। इसी तरीके से मान लेते हैं कोई संख्या माइनस में है, -5, -8, -7, -12, इस तरीके से संख्या लिखा है। ये सब क्या है? इस नंबर लाइन पे होगा ना? जरूर होगा। इसी तरीके से अगर हम कहें 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, 5/4 लिखा है, 7/8 लिखा है, ये बटे वाली भी संख्याएं इस नंबर लाइन पे हैं। इसी तरीके से हम कह दें कड़ी में 2 लिखा है, यहाँ लिख देते हैं कड़ी में 2 है। कड़ी में 2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है। इसी तरीके से कड़ी में 3 लिखा है, कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। तो ये भी इस नंबर लाइन पे है। करड़ी में 2 भी नंबर लाइन पे है, करड़ी में 3 भी नंबर लाइन पे है, और करड़ी में 5 अगर लिखा हो ये भी होता है 2.236। ये सभी संख्याएं क्या है? इस नंबर लाइन पे है। तो यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। समझ में आया? तो हमको ये पता चल रहा है कि ये सभी वास्तविक संख्या बहुत सारी प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन हमारा काल्पनिक संख्या क्या है ये जब हमको फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं काल्पनिक संख्या होती क्या है, तो उसको हम कैसे बता पाएंगे कि जो है कितने प्रकार की होती हैं। समझ में आया? तो इसको हम करेंगे क्या दोस्तों, इसको जानने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे लिखा है √2, आपको ये पता है √2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर मान लेते हैं लिखा है अंडर रूट और माइनस आगे लगाया फिर √2 लिखा, ये भी एक वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, और काल्पनिक संख्या कैसे होगी? अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है √2 और अंदर अगर माइनस चिन्ह लगा है तो ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक, कोई जरूरी नहीं √2 ही रहे, मान लेते हैं √5 लिखा है और अंदर में क्या है? माइनस है, तो ये भी क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या। आप इसको जो है अपने कैलकुलेटर में डालिए, √2 डालिए, देखिए दिखाएगा 1.414 और डैश 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 करके संख्या दिखाएगा। अगर माइनस में डालेंगे तो माइनस में संख्या दिखाएगा, लेकिन अगर कैलकुलेटर में पहले अंडर रूट लगाते हैं फिर माइनस में 2 लिखे या माइनस में 5 लिखे, माइनस में 3 लिखा है, वो बोलेगा नॉट ए नंबर, यानी कि वो क्या है? नंबर नहीं है, यानी कि वास्तविक संख्याएं नहीं है, तो क्या है? काल्पनिक संख्या। समझ में आया? तो इसमें जो है हमको देखिए वास्तविक संख्या पता चल रहा है बहुत प्रकार के। कैसे? कभी लिखा गया है प्लस में, कभी लिखा है माइनस में, कभी लिखा गया है बटे में, कभी करड़ी में लिखा गया है। ये सभी की सभी क्या है? नंबर लाइन पे दर्शाई जा सकती है। तो ये सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इससे ये तात्पर्य हो रहा है कि जो वास्तविक संख्या है वो बहुत प्रकार की है ना? तो हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे का बताते हैं। चलिए मिटाते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो काल्पनिक संख्या पहचानने का एक ही तरीका है, अंडर रूट लिखा रहे और उसके अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या लिखा रहे, तो वो क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या हो जाती है।
अब हम लोग समझेंगे कि ये आपका जो वास्तविक संख्या ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए वास्तविक संख्या जो होती है ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहला जो प्रकार आता है ये वास्तविक संख्या का, वो है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। अब देखिए दोस्तों नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर होता है कि वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना करते हैं वही क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। यानी कि नेचुरल नंबर वो होता है, जैसे मान लेते हैं इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं उसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से गिन सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। ऐसे नहीं ना गिनेंगे कि 1 2 1.5 पौने 2.5 सवा 3 3.5, इस तरीके से नहीं गिनेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक जो 1.5 पौने 2.5 सब बोले हैं ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए हुआ क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शुरू में जो संख्याएं खोजी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार की थी? 9 प्रकार की, वो 9 तक ही थी, ठीक है। तो अब जो है आगे जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, तब संख्याएं कितनी थी? सिर्फ 9 थी। तो जब जीरो का आविष्कार हुआ तो उसके बाद संख्याएं 10 बनी, 11 बनी, 12 बनी। लेकिन अब सोचिए जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था तब किस तरीके से सब लोग गिनते थे? तो क्या करते थे? 1 2 3 4 लेके 9 तक गिन लेते थे, फिर एक जोड़ा बना लेते थे, फिर अलगा देते थे उसको, फिर 9 तक गिनते थे, फिर अलगा देते थे उसको। जैसे आज लोग अक्षय कुमार की वो मूवी देखे होंगे, 9 तक गिन के 1 तेरा, 1 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, इस तरीके से सब लोग अलगाते थे, ठीक है। तो आर्यभट्ट जी आए और देखे, कहीं महाराज ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, 1 तेरा 1 मेरा इसे करने में। 5वीं शताब्दी की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आप लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। तो जीरो का आविष्कार कर दिए। तो जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। कब किया? 5वीं शताब्दी में। समझ में आया? तो जब जीरो का आविष्कार हो गया तो अभी ये संख्या क्या था? अधूरा था। तो अब क्या हो गया? पूरा हो गया। अब ये हो गया WHO, होल नंबर, ठीक। ये कौन सा हो गया? होल नंबर। होल नंबर क्या हो गया? ये हो गया 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जीरो का आविष्कार हो गया तो अब बन गया 10, 11, अब बन गया 12, ठीक। इस तरीके से कहाँ तक हो गया? प्लस इनफाइनाइट तक। तो जब जीरो का आविष्कार हो गया तो हमारा प्राकृतिक संख्या भी क्या हो गया? बन गया 10, 11 और हो गया 12। जिसे डेस कहाँ तक हो गया? इनफाइनाइट तक, प्लस में इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो पहले क्या था? 9 तक था, जीरो का आविष्कार हो गया तो सारी संख्याएं बन गई। अब इसमें बड़ा विवाद चलता है कि जीरो का आविष्कार कोई कहता है कि आर्यभट्ट किए थे, कोई दूसरा वाला देश दावा करता है कि हमारे देश के वैज्ञानिक किए थे, मैथमेटिशियन। तो उससे क्या लेना देना है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि हमारे देश के आर्यभट्ट ही किए थे, ठीक है, क्योंकि अपना देश सबसे सर्वोपरि है। अब इसके बाद पूर्ण संख्या हुआ। तो पूर्ण संख्या क्या है? इसमें कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आया है, नहीं आया है ना। तो फिर माइनस वाली संख्या की जरूरत पड़ने लगी, तो एक नया संख्या बना दिया गया, उसी को बोला गया क्या? पूर्णांक संख्या। उसको क्या बोला गया? पूर्णांक संख्या। अब देखिए बच्चों ये पूर्णांक संख्या क्या है? इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक, नंबर। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर देते हैं तो ये क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ये डैश प्लस इनफाइनाइट तक ये क्या है? पूर्णांक संख्या, ठीक। समझ में आया? तो इसी में ऋणात्मक संख्या है सम्मिलित कर दे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, डैश कहाँ से? माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। अब ये संख्याएं क्या बन गई? ये पूर्णांक संख्या बन गई। यानी प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और जीरो सभी को एक साथ मिला दिया गया तो यही क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। तो अब देखिए पूर्णांक जो है 3 प्रकार का हो गया। कैसे? जो प्लस में है उसको बोल दिया है क्या? धन
पूर्णांक। जो प्लस में है उसको बोल दिया गया क्या, धन पूर्णांक, और जो माइनस में उसको बोल दिया गया क्या, ऋण पूर्णांक। उसको क्या बोल दिया गया, ऋण पूर्णांक। अब इसके बाद जीरो एक ऐसी संख्या है, चलिए आप लोग बताइए कमेंट में करके, जीरो क्या है, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? चलिए बताइए जल्दी, जीरो धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? जीरो बाबू ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो यानी कि जीरो को बोल दिया गया एक अलग से क्या, शून्य पूर्णांक। जीरो को बोल दिया गया क्या, शून्य पूर्णांक। तो ये पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, यानी जो माइनस में है उसको ऋण पूर्णांक बोल दिया गया, जो प्लस में उसको धन पूर्णांक बोल दिया गया, बाकी शून्य को शून्य पूर्णांक बोल दिया गया। ये प्रकार ही नहीं है, एक तरीके से उसको बांट दिया गया है 3 भागों में, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा पूर्णांक के प्रकार, समझेंगे इसको। आप लोग क्या करिए, इसकी शॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए अब मिटाते हैं इसको। तो ये जो है आप लोगों को बता रहे हैं संख्याएं बस जानकारी के लिए, ताकि आप लोग ये सारा जानिए। अब जो आपका सिलेबस मेन है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा, ये जानकारी के लिए है। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में नहीं आप जानेंगे तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जो अगला अब आता है वो आता है कि पूर्णांकों के प्रकार। पूर्णांक संख्या के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है सम संख्या। पहला कौन सा है, सम संख्या। ठीक, सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब देखिए सम संख्या होता क्या है, आप बहुत पढ़े होंगे सम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वही क्या कहलाती हैं, सम संख्या। कौन सा, दो से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, दो से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, ये आपका क्या कहलाएगा, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, सम संख्या। अब आपको एक नई जानकारी हम आपको देते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा। हम लोग को यही पता है कि जो हमारी प्लस में 2, 4, 6, 8, 10, 12 संख्या होती हैं, यानी कि डैश इनफाइनाइट तक, वही पूर्णांक वो सम संख्या कहलाती है। लेकिन नहीं, माइनस वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, जैसे हो गया -2, -4, -6, ये सभी संख्याएं डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये सभी संख्याएं भी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या। कहिए तो दिखाएं, देखिए अगर मान लेते हैं -4 लिखा है, हमको इसी से मतलब है ना जो 2 से विभाजित हो जाए, तो ये -4 2 से नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, माइनस कट गया, -4, समझ में आया। तो ये माइनस वाली संख्याएं भी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है, बस सिर्फ और सिर्फ 2 से कटना चाहिए। इसी तरीके से जो पहला ये था सम संख्या, दूसरा आता है आपका क्या, विषम संख्या। दूसरा क्या आता है, विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक, अब होता क्या है विषम संख्या, इसको जानिए। जो संख्या सम नहीं वही विषम है, या तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वही क्या कहलाती है, विषम संख्या। जैसे मान लेते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब इसी तरीके से माइनस में भी आ जाएंगी, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, ये सभी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब अगला जो आता है आपका, वो देखिए क्या है, वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे, बस आप लोग को रिकॉल करा रहे हैं हम, थोड़ा सा मेमोरी जो है आपका एकदम शार्प हो जाए, रिवीजन कर ले। तो अब देखिए जैसे हम इसमें ये पढ़े हैं कि जो प्राइम नंबर होता है इसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। एक जो होना चाहिए, एक होना चाहिए और दूसरा क्या, स्वयं होना चाहिए। यानी एक और स्वयं के अलावा, एक और क्या है, स्वयं, एक और स्वयं के अलावा
किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे, अब आप लोग कंफ्यूज हैं, हम आप लोग को बता रहे हैं 1 2 3 5। अब आप बहुत ध्यान से बताइए, एक क्या है? अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? एक क्या है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं एक क्या है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो देखिए बाबू, ये एक जो है ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो फैक्टर होने चाहिए। अगर मान लीजिए हम एक लिख देते हैं तो इसके एक ही एक हो गया, एक ही स्वयं हो गया, एक और स्वयं दोनों एक ही हो गए, तो इसलिए इसका क्या है? दो फैक्टर नहीं है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं दो लिखते हैं तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक एक हो गया, एक जो है स्वयं हो गया, तो दो फैक्टर हो गए। ऐसे तीन लिखते हैं, इसके एक एक हो गया और दूसरा क्या हो गया? स्वयं हो गया। इसके भी दो फैक्टर हैं, एक है और क्या है? स्वयं है। लेकिन यहाँ पे एक के दो फैक्टर नहीं है, ठीक है? इसी वजह से ये एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पे दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया। अब देखिए नौ नहीं होगा, क्योंकि नौ के एक और स्वयं के अलावा एक अन्य फैक्टर मिल जाएगा। 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है? 11 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद फिर 17 हो गया, उसके बाद फिर 19 हो गया, 19 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 के बाद आपका 31 हो जाएगा, ठीक? 31 हो गया, 31 के बाद कौन सा हो सकता है? 35 नहीं, 37 हो सकता है। 37 के बाद आपका 41 हो सकता है, 41 के बाद आपका 43 हो सकता है, 43 के बाद आपका 50 से नीचे कोई है या नहीं है, 44 45 46 47 47 हो सकता है, ठीक है? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कुल कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है। इसी तरीके से 1 से 100 तक 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 25। जैसे अभी 1 से 50 तक लिखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से लेके 50 तक कुल कितने होंगे? 15। इसी तरीके से अब आप 50 से 100 तक लेंगे तो 10 और हो जाएगा, तो 15 और 10 मिला के 1 से 100 तक कितनी हो जाती है? 25 अभाज्य संख्या हो जाती है। अब आपसे पूछते हैं, अगर मान लेते हैं 25 अभाज्य संख्याएं हो गई तो कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? बताइए। 25 अभाज्य संख्याएं हो गई तो कितनी आपकी भाज्य संख्याएं होंगी? इसको आप लोग बताइए। तो देखिए, अगर मान लेते हैं 25 अभाज्य संख्या है तो बचा कितना? 75। लेकिन 75 में आपका जो एक है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो इस तरीके से 74 टोटल आपका भाज्य संख्या मिलता है। तो अब देखिए, जो अगला आएगा वो क्या आएगा? भाज्य संख्या। जो अगला आएगा वो कौन सा आएगा? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या होता क्या है? इसके जो है एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य फैक्टर मिलते हैं। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक? अब जैसे कि कहने का साफ साफ मतलब ये है कि वो किसी ना किसी अन्य संख्या से कटे। जैसे मान लेते हैं दो, दो ले लेते हैं तो दो किसी और संख्या से कट जाएगी, एक और स्वयं के अलावा नहीं कटेगी, तो दो नहीं हुआ। इसी तरीके से मान लेते हैं चार ले लेते हैं। कितना ले लें? चार। अब देखिए, चार एक है, एक ही स्वयं है, ठीक? एक और स्वयं के अलावा चार दो से भी कटेगा, तो इसके टोटल कितने फैक्टर मिल गए? तीन फैक्टर, कम से कम तीन फैक्टर मिलने चाहिए। अब हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 6। अब 6 के कितने फैक्टर मिले? एक ही एक मिल गया, एक ही खुद जो है 6 मिल गया, एक ही दो मिल गया, एक ही तीन, यानी कि एक से भी 6 कट जाएगा, दो से भी, तीन से भी और 6 से भी।
तो इसके टोटल कितने फैक्टर मिल गए? 4 फैक्टर मिल गए। तो यानी कि ए क्या हो गया, 4 भी क्या हो गया आपका भाज्य संख्या होगा, 6 भी आपका क्या हो गया भाज्य संख्या होगा। इसी तरीके से बहुत सारा संख्या भाज्य में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जगह नहीं है, इसी को मिटाते हैं, यानी इसके 3 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर, यानी कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। जैसे भाज्य संख्या में सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछा जाता है 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। अब बताओ बाबू 9 है कि नहीं? 9 में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। 9 जो है विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, और भाज्य संख्या भी है 9। ठीक, तो अब देखिए 9 हो गया, 9 के बाद आपका 10 हो गया, 10 के बाद आपका 12 हो गया, 12 के बाद आपका 14 हो गया, 14 के बाद आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 के बाद 16, 16 के बाद आपका 18, 18 के बाद आपका 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, फिर क्या हो जाएगा 30। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक, तो ये आपका हुआ क्या पूर्णांक संख्या के प्रकार। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो हमारा संख्या पद्धति होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये होता क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं, यहीं पे हम 5-6 प्रकार की संख्याएं पढ़ लिए। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या होती है, भाज्य होती है, अभाज्य होती है। इस तरीके से बहुत सारी संख्या होती हैं। इन सभी संख्याओं को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए, एक क्रम से पढ़ने के लिए एक पद्धति बनाई गई है संख्याओं की, उसी को बोला जाता है क्या संख्या पद्धति। ठीक, तो हमको ये पता है कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। यानी जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो कहलाती है वास्तविक संख्या, और जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। ठीक, तो अब देखिए जो वास्तविक संख्याएं होती हैं बहुत प्रकार की हैं, प्लस में रहती हैं वो भी वास्तविक हो जाती हैं, माइनस में रहती है वो भी हो जाती हैं, इसी तरीके से आपका बटे में रहती है वो भी हो जाती है, करड़ी में रहती है वो भी हो जाती है। इन सभी संख्याओं को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। जो प्लस में है, 1 से शुरू हुआ, उसको हम लोग बोल दिए प्राकृतिक संख्या, और जो प्लस में है वो 0 से शुरू हुआ उसको हम बोल दिए पूर्ण संख्या। और जो प्लस और माइनस और 0 सभी को मिला दिया जाता है तो क्या कहलाती है आपका पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद पूर्णांक संख्या के कई प्रकार पढ़े, उसी में आता है सम संख्या, आता है विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभी एक और है सहभाज्य संख्या, उसको भी हम ये भी बता देंगे। तो अब देखिए सम संख्या क्या है, इसको बोलते हैं इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इस तरीके से हो जाएंगे प्लस में इनफाइनाइट तक। अब हम आपको एक नई जानकारी दे दिए कि इधर जो होता है, अब देखिए 0 छूट गया, 0 भी आपका क्या कहलाएगा, सम संख्या में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 भी हो सकता है। तो एक नई जानकारी दी है, यहाँ आपके बोर्ड के एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, बस जानकारी के लिए है। ये 0 हो गया, -2, -4, -6, -8, इस तरीके से। माइनस में भी अगर 2 से कट जाती है संख्या, वो भी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब फिर अगला आता है विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, ये सभी क्या है विषम संख्या है। यानी कि विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हीं को विषम संख्या कहते हैं। अब माइनस में भी ये सभी क्या है 2 से विभाजित नहीं होंगे, तो ये भी क्या है विषम संख्या। फिर अगला जो हमारा आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो जैसे मान लेते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वही क्या कहलाता है आपका अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 जो है सिर्फ 1 से और 2 से विभाजित होगा, 3 1 से और 3 से विभाजित होगा, 29 ले लेते हैं 1 से कटेगा और 29 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। अगर 43 ले लेते हैं, ये 1 से और 43 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाती है अभाज्य संख्या। इसी तरीके से जो अगला आता है भाज्य संख्या, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है भाज्य संख्या। तो इसके कम से कम 3 फैक्टर मिलने चाहिए, एक ही एक मिलना चाहिए, एक ही स्वयं मिलना चाहिए, एक ही कोई अन्य। ठीक, 3 फैक्टर मिलने चाहिए। जैसे हम बताए हैं 4 का एक फैक्टर हो गया 1, 1 हो गया 4, 1 2 हो गया, 3 फैक्टर मिल गए। 6 के एक 1 हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 फैक्टर मिल गए। तो ये भी सभी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे लिखे 1 से लेकर 50 तक 15
अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से हम अगर लिखें इसको यहाँ पे 1 से लेकर, यहाँ पे लिख दें 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी होती हैं? 74 भाज्य संख्या, 74 भाज्य संख्या होती है। ठीक, 1 से लेकर कुल कितनी भाज्य संख्या होंगी? 74। अब एक क्या है, अब देखिए जीरो जिस तरीके से ना तो धनात्मक संख्या था ना ऋणात्मक संख्या था, उसी तरीके से एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये सभी आप लिख लीजिए। फिर एक इसमें से एक और बचा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये आपका चौथा है। ठीक, अब एक और बचा है सहभाज्य संख्या, उसको हम बताते हैं। पहले इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, फिर उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग ये जो है संख्याओं के बारे में बढ़िया से नोट कर लिए हुए। एक पांचवा जो है पूर्णांक का प्रकार बच गया था, उसको हम बताएंगे, वो है सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या होता क्या है? यहाँ पे लिखा है अभाज्य, यानी कि ज्यादातर हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि अभाज्य ही होगा, उसी को इधर उधर करके दिया होगा। देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होती है? कम से कम दो संख्याएं, कम से कम दो संख्याएं, या तो लिख सकते हैं युग्म। ठीक है, जिनका में से एक हो वही क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या। जैसे कि मान लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या, एक ले लेते हैं 3 और दूसरा संख्या ले लेते हैं 5। अब अगर 3 और 5 का हम में से निकालें, में से का मतलब ये होता है कि जो संख्या है उसमें कॉमन क्या है। ठीक है, तो 3 और 5 में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी नहीं कॉमन है। तो ये 3 और 5 क्या हो गई? ये सहअभाज्य संख्या हो गई। जैसे मान ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, इनके बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है कॉमन, तो ये भी हो गए। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 है और 9 है, यहाँ पे कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ये भी क्या हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। अगर मान लेते हैं अगला कोई संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, अब ये भी क्या हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। समझ में आया? अगर मान लेते हैं एक संख्या हम ले लेते हैं 4, एक संख्या ले लेते हैं 12, तो बच्चों आप बताइए सहअभाज्य होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 और 12 में कॉमन क्या मिल जाएगा? 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कॉमन क्या मिल गया? 4 मिल गया, यानी कि इसका में से क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये क्या होगा? सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि कम से कम दो संख्याएं और उनके बीच में हमेशा क्या मिले? एक मिले, वही क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। ठीक, तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटा रहे हैं, फिर अगला संख्या हम पढ़ेंगे। अब देखिए अगला जो संख्या आता है हमारा, वो आता है कौन सा? भीगा हुआ था। अगला जो संख्या आता है वो आता है आपका परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब देखिए दोस्तों, ये परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या, अभी तक जितनी संख्याएं थी वो पूर्ण रूप से क्या थी? कंप्लीट थी, यानी कि आधा अधूरा नहीं था, है ना? पूरा का पूरा था। परिमेय संख्या क्या होता है? जो बटे के रूप में लिखा रहा है, यानी कि क्या हो? जो पी बटे क्यू बोलिए, या अंश बटे हर के रूप में लिखा रहे। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखा रहे, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिखा रहा है, अंश और हर के रूप में लिखा रहा है, वही क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें एक शर्त है। ठीक है, जो हमारा क्यू है वो कभी भी जीरो ना हो। समझ आया? एक शर्त और है कि जो हमारा ये पी आ रहा है और क्यू आ रहा है, पी तथा क्यू क्या होने चाहिए? ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या हो।
ठीक। तो अब भी देखिए आप लोग आधा अधूरा क्या पढ़ते हैं, परिभाषा। आप लोग ये कह देते हैं परिमेय संख्या क्या कहलाती है, वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा रहे हैं वही परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन बिल्कुल गलत है। आप लोगों को क्या करना है, दो कंडीशन जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो सही नहीं होगा। यानी p बटे q के रूप में लिखा रहे ठीक है, लेकिन वो दो कंडीशन फॉलो करे। एक क्या, q जीरो ना हो, कभी भी हर जीरो ना हो, और p तथा q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर लिख दिया जाएगा 3/√7, ये भी तो p बटे q के रूप में लिखा गया बाबू। जब आप इसको बोलोगे p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तभी जाके ये पूर्णांक नहीं है, तभी ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अब क्या है, अगर 3 बटे हम लिख देते हैं 5, अब क्या है, p और q पूर्णांक है, p बटे q के रूप में लिखा गया और हर कभी भी जीरो नहीं है। अब देखो अगर हर जीरो हो जाए, क्यों कहा गया हर कभी भी जीरो ना हो, जैसे मान लेते हैं हम लिख देते हैं 4/0, ठीक। तो इसके अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो जो अगर किसी भी संख्या मान लेते हैं कोई संख्या n है, उसके बटे में जीरो होता है तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, उसका मान हमेशा इनफाइनाइट आता है। समझ में आया? इसीलिए कहा गया है कि हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और p तथा q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या हो। तो यही क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल बहुत सारा हम करते हैं, जैसे मान लेते हैं 3/5, 4/7, है ना। मान लेते हैं 5 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं। अभी आप लोग इस पे कंफ्यूजन है, हम आपको डाउट करेंगे, दूर करेंगे कंफ्यूजन। अब देखिए, अब अगला मान लेते हैं इसे -7/9 लिखा हुआ है, इसी तरीके से -25/12 लिखा हुआ है। तो क्या ये है परिमेय संख्या? हाँ बिल्कुल है। अगर इसी तरीके से मान लेते हैं माइनस में 8 लिखा हुआ है, अगर मान लेते हैं सिर्फ 4 लिखा हुआ है, अगर मान लेते हैं हम 2 सहित 2/3 लिखा हुआ है, तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। देखिए कैसे है, p बटे q के रूप में लिखा गया है, p और q पूर्णांक है, हर कभी भी जीरो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या। इसी तरीके से ये भी है। अब देखिए ये 5 पूर्णांक परिमेय संख्या है कि नहीं, ये भी है। क्यों, 5/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये क्या है, p बटे q के रूप में लिखा गया और p और q पूर्णांक हो गए, तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या होगा। अब जीरो भी आपका एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटे आप कुछ भी लिख दीजिए, 0/2 लिखेंगे उसका मान जीरो ही होगा। तो ये p बटे q के रूप में लिखा गया और q पूर्णांक, p और q पूर्णांक हो गए और q कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये भी हो गया। अब 22/7, पाई का मान जो लगभग मान होता है वो 22/7 होता है। अब ये p बटे q के रूप में लिखा गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से 7 - 7/9 अगर लिखा हुआ है, तो p और q पूर्णांक है, -7 भी पूर्णांक होता है, 9 भी पूर्णांक होता है, तो और हर जीरो नहीं है, ठीक। इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगी, माइनस में भी संख्या हो सकती है और प्लस में भी। ध्यान ये रखना, कड़ी में ना रहे और हर जीरो ना रहे, ठीक। तो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आया समझ में? तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी रहे, q कभी भी जीरो ना हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, वही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल है परिमेय संख्या की। अब आता है -8, तो ये भी है, -8/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी है, 3 दूना 6, 6 2 8। इसको करते क्या है, यहाँ पे गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 3 दूना 6, 6 2 8। अब फिर से हर को क्या करते हैं, लिख देते हैं, 3/8। ये भी क्या है, p बटे q के रूप में होगा, ये भी सभी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो आप लोग इसको क्या करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटा रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। एकदम आसान है, अगर परिमेय आप जान गए तो अपरिमेय जान सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं इसको एक सिंपल वे में बोला जाए, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो सभी क्या है, अपरिमेय है। लेकिन ये जो है ज़्यादा यूज नहीं होता है, अपरिमेय का एक अलग परिभाषा होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में न लिखे गए हों, वे संख्या जो p बटे q के रूप में न लिखी जाए, वही क्या कहलाती हैं, परिमेय, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं।
अब यहाँ पे पी और क्यों ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है ये नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, क्यों जीरो ना हो ये जरूरी है, लेकिन दूसरा जरूरी नहीं है। दूसरा क्या है, पी तथा क्यों आपको क्या बताए थे, पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, ये किस में बताए थे, परिमेय संख्या में। लेकिन अपरिमेय संख्या में ये जरूरी है ये नहीं है, क्यों, क्योंकि पी और क्यों पूर्णांक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यही क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लेते हैं करड़ी में 3 लिखते हैं, ये करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। माइनस करड़ी में 2 लिख देते हैं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम -3 लिख देते हैं। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या है, ना परिमेय है ना अपरिमेय, ठीक है, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब देखो, अब इसको आप मान लेते हैं, लिख सकते हैं √7/4, ठीक, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सबसे जो फेमस चीज है पाई, पाई बताओ कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, समझ में आया। लेकिन उसका जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि वो लगभग मान है और वो p/q के रूप में लिखा गया है, समझ में आया। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। करड़ी में 5 ले लीजिए, करड़ी में 7 ले लीजिए, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इन सब का मान भी आपको याद होना चाहिए। जैसे करड़ी में 2 का मान आपका होता है 1.732, ठीक, दशमलव के 2-3 अंकों तक निकाला जाता है। इसी तरीके से करड़ी में 2 का मान होता है आपका 1.414। इसी तरीके से आपका करड़ी में 3 का, करड़ी में 5 का मान आ जाता है 2.236। ये सब का मान आपको याद होना चाहिए, समझ में आया। और पाई का मान क्या होता है, एक होता है 22/7, एक होता है 3.14 डैश डैश डैश, ठीक। तो इन सब का भी मान आपको याद होना चाहिए। तो यही क्या है, आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार के सभी संख्याओं का आपका परिचय हो गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो आपका अगला क्लास है, ठीक है, वो बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अभी संख्याओं के बारे में, और जो पहला चैप्टर है उसको अभी बहुत लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, वो 5 नंबर का आता, बहुत तेज बोलता है, ठीक है। तो अगला जो क्लास होगा वो क्या होगा, आपका बहुपद का होगा।